हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। यहाँ पे अब भी कई सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम्स दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आप जो भी चाह रहे हैं उस मकसद तक पहुँच पाएँ, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं। आज का दिन भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे हम आज़ाद भी हो चुके हैं। और क्या देखने वाले हैं, अब हमारे राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है। देखिए, समस्याएं तो आई थी। हम जब आज़ादी के कगार पे थे तो पहले तो औपनिवेशिक सत्ता यहाँ पे चल रही थी। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको बेशक पता होगा, राइट। उसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद भी एक ऐसी समस्या आती है जो कि शायद अब तक की बहुत ही बड़ी आप समस्या कह सकते हो कि जहाँ हम आज़ाद हो रहे थे वहीं हमारे धरती के, या बात करें कि हमारे देश के दो टुकड़े भी हो चुके थे। तो दुख भी था और खुशी भी थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नरसंहार वगैरह हुए। तो ना तो हम खुशी मना सकते थे और ना ही हम यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा मतलब खुशी मनाने का कोई रीज़न रह ही नहीं गया था, ठीक है। हम आज़ाद हो चुके थे। तो अब यहाँ पे जो एक हिंदू यहाँ से मार के भगा रहे हैं इनको, ये वाले यहाँ से मार के इनको भगा रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही दयनीय समस्या हो चुकी थी और आगे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और अब हम आते हैं राज्यों के पुनर्गठन में। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो था हमारा इंडिया जो कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, ऐसे नहीं था। अभी इसमें से भी कई सारे जो राज्यों का गठन वगैरह हुआ है तो अभी ऐसे भी नहीं था। लेकिन ठीक है कि जिस टाइम पे ये बनाया गया था उस टाइम पे, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो यहाँ से ठीक है अब पाकिस्तान का ये और ये बांग्लादेश वाला, ठीक है, अब पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया पे ही शामिल था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे हम बात करते हैं कि ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश सत्ता के राज्य थे। यहाँ पे मध्य भारत में आपके राजा रजवाड़े रहते थे, यहाँ पे भी राजा रजवाड़े रहते थे। और कुछ रियासतें आप देख भी चुके हो कि वो स्वतंत्र होने का निर्णय भी ले लेती थी, जैसे जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद था और एक था आपका जूनागढ़ था, ठीक है। तो इनका हम लोग देख भी चुके कि विलय किस तरीके से हुआ। और आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि ये तीनों ही देसी रियासतें जो थी, एक मणिपुर का भी आया था, इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता है। बस एक आप याद रखिएगा कि मणिपुर में जन्म संग्रह के द्वारा जल्दी ही उसे सहमति मिला ली गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो तीन मेन रियासतें थी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। पहले तो थी जम्मू कश्मीर, दूसरी आपकी आती है जूनागढ़, गुजरात में थी, ठीक है, तो जूनागढ़। और तीसरी आपकी थी जो मैसूर नाम की थी, तो आप सॉरी हैदराबाद था या मैसूर था, ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। तो इन तीनों ही रियासतें जो है तो किस तरीके से विलय हुई हैं भारत में, प्लीज़ इसे आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के। आगे आपको लिखना है रियासत का नाम, उसके बाद लिखना है कि किस तरीके से, या तो जन्म संग्रह के द्वारा या पुलिस फोर्स के द्वारा या तो विलय पत्र के द्वारा, किस तरीके से तीनों विलय हुई हैं भारत में, आपको ये बताना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि हमारे राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से होता है। बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही क्या हुआ था कि राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ और भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी हमारे सामने थी। देखिए, अभी तो भारत के हम, ये तो हमारे पड़ोसी दो देश हो गए, ठीक है, बाहरी। हालांकि पहले जब तक डिवाइडेशन नहीं हुआ तो वो आंतरिक समस्या थी, लेकिन अब वो जा चुके हैं। हमारी समस्या अब नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा, पाकिस्तान की सरकार जाने क्या हो रहा है। और यहाँ पे पहले बांग्लादेश तो था नहीं। अब दिक्कत आती है कि अब तो ठीक है भैया, सब कुछ शांति हो चुकी है, जो भी है थोड़ा बहुत, अब हमें अपने अंदर की बातों को देखना है। अब जितने भी घर है ना, उन कमरों को किस तरीके से बनाया जाए, किस रूम को किसे दिया जाए, ये डिवाइड करना अब हमारा काम हो चुका था। यानी कि भारत एक हमारा पूरा घर है, ठीक है, घर में कई सारे कमरे हैं, राज्य है हमारे यहाँ। अब ये, और इसमें मेंबर्स भी बहुत सारे। अब डिवाइड ये करना था कि भैया यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ऐसा कुछ है। अब इसे किस तरीके से आंतरिक सीमा में बांटा जाए, तो हुआ क्या था यहाँ पे, ये भी चुनौती हमें देखने को मिली। और यह महज प्रशासनिक विभाजन का मसला ना था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। अब यहाँ पे सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा ने, प्रशासनिक आधार पे करते तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक हो पाता कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि अब ये देखना था इनका कि भाषा
के आधार पर भी देखिए, जहाँ तमिल में रह रहे लोग तो तमिल वाले ज़्यादा मिलेंगे, तमिल बोलने वाले, ठीक है। यहाँ पे यदि आप यूपी में रह रहे हो तो भोजपुरी बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन वही आप भोजपुरी तमिलनाडु में जाके बोलोगे तो वो नहीं समझेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जबकि यूपी के इस इलाके के आसपास के, इनफैक्ट बिहार के, एमपी के, हरियाणा के, ये लोग आपकी लैंग्वेज को बेशक समझ जाएंगे। आप भोजपुरी में कुछ भी बोलिए, हम समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम यही लैंग्वेज जाके इधर दक्षिण भारत में यूज करें तो ये लोग तो बिल्कुल कन्फ्यूज आ जाएंगे कि ये बोल क्या रहे हैं, हमें तो ऊपर से जा रहा। इंग्लिश बोल लो एक हद तक तो ठीक है, हिंदी भी बोल लीजिए तो कुछ हद तक ठीक है, बट आप सीधे हम अपनी लैंग्वेज बोले तो नहीं समझ पाएंगे ये लोग। तो ये भी दिक्कत थी कि हम यदि प्रशासनिक आधार पे करते हैं या कुछ अलग आधार यहाँ पे चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अभी कई सारी कमेटियाँ भी आई थी, देखेंगे यहाँ पे। तो अब ये था कि ये भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की जो झलक है वो मिटने ना पाए और हमारा भारत भी टूटने ना पाए। अब क्या था कि औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। यह ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था और प्रांतों की सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। प्रांतों की सीमा कैसे तय होती थी? पहले प्रांत थे, कई सारे प्रांत थे, ठीक है। इनकी सीमाएं कैसे तय होती थी कि जो रजवाड़ा है तो किसी, मतलब ऐसा होता था देखिए कि एक तो कि वो कोई भी क्षेत्र विजित कर लिया वो इसके इलाके पे आ जाता था, या वो कितनी क्षेत्र के अंतर्गत उसका रजवाड़ा आता है उस हिसाब से इसकी सीमा डिवाइड कर दी जाती थी, ठीक है। अब तो दिक्कत यहाँ पे, हम तो अच्छे खासा अपना देश का निर्माण करने चाह रहे थे ना, तो अब ऐसे तो था नहीं कि जिसका जो मन करे जहाँ से जीत ले वही ले लेगा। अब हुआ क्या कि हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। हमारी जो उस टाइम पे, अभी देखिए संविधान सभा जो बनी हुई थी और कई सारी पार्टियां भी थी, इन सब ने क्या किया कि इसे खारिज कर दिया कि भैया इस आधार पे तो हम बिल्कुल कतई नहीं कर सकते हैं कि यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपका, जितने रजवाड़े हैं उस हिसाब से हम बांट दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उसने क्या किया कि जो भी हमारी गवर्नमेंट थी उसने कहा कि भैया हम भाषा के आधार पर बांटेंगे, अपने जो राज्य है डिवाइड करेंगे। पहले तो कह दिया इसने, लेकिन बाद में क्या होता है कि सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। प्लीज़ इसे नोट करिए आप कि नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आप नोट करिए। तो ये 1920 में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और हुआ क्या था कि इसके बाद से ही एक इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया कि मान लिया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, और अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था। और ये समितियाँ ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में। कब हुआ? प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, मैं फिर बोल रही हूँ। नागपुर अधिवेशन के तहत कांग्रेस ने ये अपना एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया ठीक है, हम राज्यों का जो पुनर्गठन करेंगे तो किस आधार पे करेंगे? भाषा के आधार पर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक समस्या नहीं थी यहाँ पे कि भाषा आपने कह दिया आसानी से और हो गया। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे कई सारी कमेटियाँ भी बैठाई गई। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां जो थी काफ़ी ज़्यादा बदल गई। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। और हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के यदि हम गठन करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा कि दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। और केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया और रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था और बंटवारे की यादें अभी ताज़ा ही थी। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे खड़ी हो गई आके कि भैया भाषा के आधार पे हम गठित तो कर देंगे राष्ट्र को, तो क्या सिर्फ इतने से काम हो जाएगा कि आपने लैंग्वेज के आधार पे राष्ट्र बना दिए कि चलिए ये आपका इधर का इधर यूपी हो गया, इधर एमपी हो गया, इधर बिहार हो गया, ठीक है। बिहारी बोल रहे हो तो इतने पे बिहार हो गया, हो सकता है यहाँ पे आधे पे बिहारी बोल रहे हो तो आप यहाँ पे भी बिहार कर दोगे। वो तो वही बात हुई ना कि पाकिस्तान के आधे मुस्लिम इधर रह रहे, आधे मुस्लिम उधर रह रहे, तो जहाँ भी रह रहे आप ले जाओ।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। और दिक्कत सबसे बड़ी आ गई कि ये तो ठीक था, हम कुछ हद तक झेल भी लेते। अब हुआ क्या कि इसमें से क्या आर्थिक आधार पर आप ध्यान नहीं देंगे, सामाजिक आधार पर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मान लीजिए कि एक मुस्लिम है, ठीक है, एक हिंदू, एक ईसाई है, सिख है, तो हो सकता है कि यदि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मदर टंग जो भी है आपके, उस पर बात कर रहे हैं, बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाली बोल रहा है, तो वहाँ पे किसी भी धर्म के होंगे वो ऑब्वियस है कि बंगाली बोलना जानते होंगे। लेकिन अब तो वहाँ पे बीच में उनका सामाजिक स्थितियाँ भी आ गई, उनका जात पात भी बीच में सामने आ गया ना, कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख है, कोई ईसाई। अभी देखेंगे आपकी कई राष्ट्र ऐसे, जो हमारे कई राज्य हैं जो जिसका गठन किया गया है तो जाति धर्म के आधार पे किया गया। अभी सारे फैक्टर्स आपके सामने एक एक करके आएंगे, तो इसमें तो आप समझ चुके हैं कि सिर्फ एक आधार नहीं माना जाएगा। मेरा यहाँ पे जो समझाने का मतलब था कि आपका जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, सिर्फ भाषा आधार नहीं लिया जाएगा, ठीक। अब आगे क्या होता है कि केंद्रीय नेतृत्व के इस मसले यानी कि इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषा क्षेत्र में विरोध भड़क उठा। कहाँ पे? तेलुगु भाषा क्षेत्र वाले क्या करने लगे? विरोध, कि भैया सरकार ने ऐसा किया, अब पीछे हट रही, हम नहीं करेंगे। अभी जो तेलुगु लैंग्वेज वाले थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब क्या हुआ कि पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। अब देखिए, अभी जो आज हम पढ़ रहे हैं, केरल पढ़ रहे हैं, कर्नाटका पढ़ रहे हैं, आंध्रा पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु पढ़ रहे हैं, इसमें क्या था कि ये मद्रास प्रांत में आ रहे थे। कहाँ पे आ रहे थे? मद्रास प्रांत में आ रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे तमिल भाषा वाले क्या करते हैं, भैया थोड़ा सा ये तिकड़म खेलते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो विशाल आंध्र प्रदेश यानी कि आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया। आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। तो इसमें क्या बताया गया कि यहाँ पे जितने भी ये तेलुगु भाषी वाले थे ना, जो भी इलाका था, इसे अलग करके इन्होंने क्या कहा कि आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य आप बनाओ। इन्होंने कोई नया नाम नहीं निकाला था, आंध्र प्रदेश पहले से ही था, बट ये कहा गया कि अब इस नाम से आप क्या करोगे कि एक नया राज्य बनाओगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बोलने वाले लोग होंगे। अभी देखिए, एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने 56 दिन तक उपवास किया था, और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो फाइनली गवर्नमेंट को हार मान के आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य गठित करना पड़ता है, जो कि अपने इंडिया का पहला स्टेट बनता है। अभी देखेंगे आगे यहाँ पे क्या हुआ कि केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में तो थी ही, और उसकी इस मनोदशा से क्या हुआ कि इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझ भी नहीं आ रहा था कि हम हाँ करें या कि ना करें, क्योंकि भाषा सिर्फ एक आधार आप ले लो तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, ठीक है, मतलब थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामुल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये तो भूख हड़ताल मतलब समझ ही सकते हैं आपकी, गांधी जी मरते मरते दम तक भूख हड़ताल करते ही रहे। जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, भी जस्ट हम लोग इसके पहले ही पढ़े थे कि इसी चैप्टर में कि जब भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन होता, दंगे होते, गांधी जी क्या करते हैं, पहले तो असम साइड उधर जाके बांग्लादेश साइड भूख हड़ताल करते, कोलकाता साइड, ठीक है। उसके बाद क्या करते, दिल्ली में आके भूख हड़ताल करते, और यहीं पे जो नाथूराम गोडसे हैं उन्हें 3 गोलियों से मारते हैं, और उन्हें मतलब ऐसा सदा के लिए मुक्ति दे देते हैं कि अब आप ठीक है, अब बहुत काम कर लिए। लेकिन अब देखिए इसके पीछे की वजह क्या है, और हम थोड़ी सी वजह का जिक्र भी किए थे कि कहीं ना कहीं ये था कि गांधी जी भी इसकी वजह मान रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के डिवाइडेशन में यदि गांधी जी ऐसा ना करते तो ना होता, ठीक है। अब जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप इसमें डिबेट ना करिए, काफ़ी मतलब विवाद वाला मुद्दा हो जाता, कुछ गांधीवादी होंगे, कुछ गांधी विरोधी होंगे, तो आप अपने मन तक ही रखिए।
कभी एग्ज़ाम में यूज मत करिएगा। गांधीवादी हैं तो भी बहुत नहीं करना, गांधी विरोधी हैं तो भी बहुत नहीं करना। आप अपने लाइफ में कुछ भी रहें, डजेंट मैटर, ठीक है। तो खैर यहाँ पे आप देखिए कि ये जो थे, क्योंकि गांधी जी भी भूख हड़ताल, कोई भी नहीं मान रहा, चलो ठीक है भूख हड़ताल कर देते हैं, जेल में भी है भूख हड़ताल कर देंगे। और जीवन जीने का तो हमारे पास भी ये अधिकार है, भगवान ने दे के भेजा, पैदा किया तो जीने का अधिकार है, कोई ले नहीं सकता है। तो अब इससे क्या हुआ कि मरे जेल में तो मरे ना कोई, अब जब जेल में मरे ना कोई तो छोड़ दो। इस तरीके के कुछ पैतरे अपनाए जाते थे। और यही इनका नाम थोड़ा सा आप लिख लीजिए, जो ये हैं महाशय जी, पोट्टी श्री रामुल, ये थे आंध्रा के, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अनिश्चित काल के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। इन्होंने 56 दिन तक, 56 दिन बहुत होते यार, 30 दिन का एक महीना होता, मान लीजिए कि 1.5 महीने तक, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि उपवास या भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहुत दिन होते हैं इतने। और इससे क्या हुआ कि बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल गए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में क्या हुआ कि अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। अभी 1952 को बना नहीं था, 1952 को क्या की गई थी, घोषणा की गई थी अलग राज्य बनाने की, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता, थोड़ा सा इनके बारे में आप, मैं फिर बोल रही हूँ, लिख लीजिए। इनका नाम, क्या नाम था इनका, पोट्टू या पोट्टी श्री रामुल। और ये कितने दिन तक भूख हड़ताल करते हैं, तो 56 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं। और इसी के तहत जो है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थे, यहाँ के प्रधानमंत्री थे, 1952 के दिसंबर को ये क्या कर लेते हैं, एक अलग राज्य बनाने की यहाँ पे घोषणा कर देते हैं। और इससे क्या होता है यहाँ पे कि जो अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी है, और आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर गठित राज्य, मतलब जो भी राज्य थे, राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। मतलब क्या होता, वो होता है ना कि एक ने किया, देखिए ये आज का नहीं है और हम नहीं कर रहे थे, पूरी दुनिया ऐसा ही कर रही है। एग्जाम्पल आप थोड़ा सा ब्रॉड सोचा करिए, अभी आपके माइंड में सोचिए कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ। इन्होंने क्या किया कि मतलब अलग अलग इलाके पे फिर से विद्रोह शुरू हो गया कि भैया कैसे दे दिए, आंध्र प्रदेश पर बहुत एक लौटा महान आया था क्या, जो तमिल वालों को दे दिया आपने, हम सब कहाँ जाएंगे अब। तो इन्होंने क्या किया फिर कि भाषाई आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में भी विरोध खड़े हो गए कि हमें भी चाहिए। और इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। और इस आयोग का काम जो था, राज्यों के सीमांकन के मसले पर गौर करना था। और इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कई एग्जामों में ये पूछा जाता है। यहाँ पे अभी जो ये जो एग्जाम्पल बता रही थी कि आज से नहीं, कई सालों से चला आ रहा है, इतिहास में भी हम देखते हैं। देखिए शीत युद्ध हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा दुनिया में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने शीत युद्ध पढ़ा था। शीत युद्ध में हमने देखा था कि 2 ध्रुवीय राष्ट्रीयता का जन्म होता, यानी कि 2 महाशक्तियाँ जन्म लेती, एक तो सोवियत संघ था, एक तो अमेरिका था, ठीक है। इनमें से आप देखिएगा कि अमेरिका जो था वो ज़्यादा डेवलप कर रहा था, और जो सोवियत संघ था वो क्या कर रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह रहा था। यहाँ की जनता भैया क्या करती, विद्रोह कर देती है यहाँ वालों को देख के कि ये इतना डेवलप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या दे रही है हमारी सरकार। और अंततः क्या होता है कि सोवियत संघ का ऐसी स्थिति आती है कि उसका नामो निशान तक मिट जाता है। यही हाल होता है। और यहाँ भी हुआ कि जैसे ही एक ने देखा कि वो, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे पड़ोसी के पास एक अच्छी सी बाइक आ गई, अभी साइकिल में हम खुश थे क्योंकि पड़ोसी के पास नहीं थी, लेकिन अब उसके पास आ गई है तो थोड़ा हमारे मन में मतलब जेलस सा फील होगा, या कहीं ना कहीं आएगा कि यार क्या कर रहे हैं हम, मतलब एक बाइक तक नहीं ले सकते, उसके पास बाइक आ गई है। तो हम भी कोशिश करेंगे, जब तक उसके पास नहीं थी तब तक हमने कोई कदम नहीं उठाया बाइक लेने के लिए, लेकिन जैसे ही आ गई वैसे ही हमारा माइंड बिल्कुल घूम गया कि अब तो कुछ भी हो जाए, सारे खर्चे बंद कर देने हैं, लेकिन बाइक तो लेके रहनी है।
और यदि उसके पास कार आ गई तो फिर हमारी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी कि कैसे भी करके कार तो आनी चाहिए। तो इसी तरीके से अब एक ने कहा कि हमें राज्य इस तरीके से, तो ये भाषा के आधार पर तो सारे इलाके पे विद्रोह हो गए। हालांकि 1953 में जो पहला राज्य गठन हुआ था, सन भी पूछा जाता है कि पहला राज्य कौन बना था, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था। तो आप नोट करते जाइए कि अपने देश का जो पहला राज्य गठित हुआ था 1953 में, तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश, और इसका आधार क्या था, भाषा थी। ठीक, इतनी बात आपको नोट करना है। किसने अनशन किया था, तो पोट्टी श्री रामुल ने अध्ययन किया, सॉरी जो भी नाम हो देख लीजिएगा क्योंकि ये नाम बड़ा टफ सा लग रहा है। पोट्टू श्री रामुल करके नाम था कुछ, ठीक है, ये है पोट्टी श्री रामुल है। तो इन्होंने अनशन किया कब तक, 56 दिनों तक, और इनकी डेथ होने के बाद ही ये कदम उठाया गया। और उसके बाद एक कमेटी बैठाई गई जब सबने विद्रोह कर दिया, और वो कमेटी अपनी 1956 में रिपोर्ट देती है, और इस कमेटी का नाम आपको बताना है। हालांकि आप कई बार पढ़ चुके होंगे, तो प्लीज़ जो ये कमेटी बैठाई गई, 2-3 कमेटियाँ थी, लेकिन जिस कमेटी की बात मानी गई थी और जिस कमेटी के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उसका नाम जरूर से ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। प्लीज़ आप इसे नोट करिए कि 1956 में जब पहली बार राज्यों का पुनर्गठन आयोग आया, यहाँ पे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 14 राज्य बने थे और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख ही लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, हो गया पहला जम्मू कश्मीर, पंजाब, अभी हरियाणा कहीं नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सन भी आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ये सब क्या थे कि भाषा, इसका जो भी अभी आप देखेंगे कि अभी मैं बताने वाली थी कौन सी कमेटी थी, आप कमेटी का नाम बताएंगे, कल बताऊंगी मैं कि क्या कमेटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है मैसूर, और आपका था पहले ये गोवा नहीं था। ठीक है, पहले गोवा का कोई ऐसा गठन नहीं हुआ था, द्वीप था एक। और फिर आता है आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, और तमिलनाडु भी आपको यहाँ पे कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कहीं देखने को मिल रहा नहीं है। ठीक, उसके बाद आता है आपका इधर पूर्वोत्तर की बात करते हैं, मणिपुर आता है आपका, और नागा हिल्स जो भी आपका नागालैंड अभी कहते हैं, और इसके बाद आता है असम, मेघालय जैसा कोई अभी यहाँ पे इलाका आपको नहीं दिख रहा। जो ये इलाका है आपका मेघालय वाला है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। ठीक, तो ये सारे, और यहाँ पे उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी था, इसे हम अरुणाचल प्रदेश वर्तमान समय में कहते हैं। देखिए, पहले का स्ट्रक्चर जो था, और ये जो सिक्किम था ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये अलग देश था, एक छोटा सा एक देश था, एक राज्य नहीं था। ये भी, इसकी भी कहानी है एक, कि किस तरीके से हमने फिर इसे राज्य में अपने मिलाया था, कैसी संधि वगैरह करके इसको हमने अपने यहाँ पे, और ये त्रिपुरा है। ठीक, तो सिक्किम क्या है आपका, पहले राज्य नहीं था भैया, हमारे देश का हिस्सा भी नहीं था ये क्या था, एक देश था, अलग देश था, इससे हमारा कोई अभी वास्ता नहीं है। ठीक, हालांकि हमारे में मिला हुआ था, तो बाद में अभी इसकी घटना देखेंगे कि कैसे मिलाया गया। अब इसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आता है एक, आपका आता है पांडिचेरी, अभी वर्तमान समय में सिर्फ पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका आएगा लक्षद्वीप, ये है। उसके बाद ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, गोवा, दमन और दीव। अभी जो गोवा आपका राज्य है वो पहले राज्य नहीं था, एक दीव ही था। तो ये हुए आपके पांडुचेरी हो गया, कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, ये चौथा आपका हो गया, और दिल्ली आपका हो गया 5वां। ये क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। और उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश आपका और यहाँ पे होगा, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है, शायद अभी आगे दिखे। तो इसमें से 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, शायद यही होगा। ठीक है, एक गोवा होगा, एक दमन और दीव होगा। तो यहाँ पे 6 केंद्र शासित, हाँ यही होगा। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश आपने देखा, और 14 राज्य। अभी वर्तमान समय में कितने हैं, तो वर्तमान समय का भी लिख लीजिए कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य कैसे हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, इसका भी थोड़ा सा मैं डिटेल कर देती हूँ।
ये भैया जम्मू कश्मीर में बड़ा विवादित मुद्दा चल रहा था आर्टिकल 370 का, इसे ख़त्म कर दिया गया और पूरा इसे भारत में मिला के, भारत में तो पहले से ही मिला था, भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि आर्टिकल 370 के तहत जो इसे विशेष दर्जा था उसे ख़त्म कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और यहाँ पे जो दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली था, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव यहाँ पे था, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया है, एक ही बना दिया गया है। तो इस हिसाब से यदि जम्मू कश्मीर के 2 डिवाइडेशन होते, 2 केंद्र शासित प्रदेश उसमें से बनते तो 9 होने चाहिए थे, क्योंकि पहले 7 थे, लेकिन अब क्या हो गया कि इससे मर्ज कर दिया गया ये 2 को, तो इसलिए 8 है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है आपकी, तो आप इससे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और विधानसभा कहाँ कहाँ, मतलब किस किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो एक दिल्ली में है, एक पांडुचेरी में, एक जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अभी 3 में हो चुकी है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, हमारा जो आता है कि आंध्र प्रदेश के गठन के साथ आपके जो दूसरे हिस्से में ये पूरा भाषाई आधार पे उठे और 6 राज्य, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर क्या होगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें आँच आएगी और आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में क्या होगा कि आखिरकार यहाँ पे आप देखेंगे कि नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया जाए या मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी और इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। यहाँ पे ये थोड़ा सा लोगों के मन में शंका था, डाउट था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें से हमारी एकता ना बनी रहे। लेकिन आज देखिए, आज हम सब एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम में आपस में बिल्कुल शत्रुता है या बैर है या हम बस तलवार उठाए खड़े रहते हैं कि भैया आ जाओ हमारे इलाके में, हम देख लेंगे। आप हमारे इलाके में आते हैं, हम आपके इलाके में जाते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है। आपको लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, जो भी आ रहा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। तो एकता हमारी बनी हुई है, बट लोगों को पहले ये आशंका थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये ना कायम रह पाए। अब क्या हुआ कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने क्या किया है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक तथा नेतृत्व की जो भी आपकी प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषा अभिजात तबके के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका था। और भाषावार पुनर्गठन, जो भी आपके पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक, आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बात समझेंगे कि समरूप आधार भी मिल चुका था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि बहुतों को अभी एक और भी डाउट था कि इसके विपरीत देश इससे कहीं टूटना, या इसके विपरीत क्या होगा कि इससे देश नहीं टूटा और इनके उलट देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। जो हम सोच रहे थे कि भैया यहाँ पे तो गड़बड़ हो सकती है भाषा के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे तमिल बोलने वाले कहेंगे, मलयालम बोलने वाले दूर हटो, यहाँ पे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, चले जाओ भैया। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम जाते हैं, एक जम्मू कश्मीर का लड़का कन्याकुमारी में जाके जॉब करता है। देखिए, आप एक प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनना, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं आप सभी लोग, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आप लोगों को कहाँ के हैं, आप हैं या तो उत्तर भारत के होंगे या पश्चिम भारत के होंगे या मध्य भारत के होंगे, दक्षिण भारत के होंगे, कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान जरूरी थोड़ी ना कि आपको राजस्थान कैडर ही दिया जाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है, ये आपकी स्टेट वाली नहीं है, स्टेट पीसीएस नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है। यहाँ पे आपको केंद्र शासित प्रदेश में भी भेजा जा सकता है, दैट मीन्स अंडमान निकोबार में भी जॉब करने के लिए भेजा जा सकता है, जहाँ का कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, पढ़े हैं किताब में, कभी देखे भी ना होंगे शायद।
बहुत से ऐसे होंगे जो कभी पहली बार अपने जॉब के टाइम पे देखते होंगे, ठीक है। या तो एक तमिल वाले को दे दिया जाए कि भैया जम्मू कश्मीर में जाके जॉब करो, या कि मध्य भारत के किसी एरिया में आपको ये पोस्ट संभालनी है, क्योंकि इसमें आपकी मर्जी का नहीं चलता कि यहाँ पे दे दो वहाँ पे दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि क्या हम वहाँ पे नहीं सीख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम कुछ थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं और वहाँ के लोग सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे नहीं कि वो हमें दौड़ा लेते हैं कि अरे राजस्थान का बंदा अंडमान निकोबार में जॉब करने आया, मार के भगाओ इसे, ऐसे कैसे इसकी हिम्मत हो गई कि यहाँ पे आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी भाषा के आधार पर, क्योंकि हमें राजस्थानी आ रही थी लेकिन वो हमें नहीं भगा सकते। हमें हिंदी आ रही थी लेकिन अंडमान निकोबार हमें नहीं भगा सकता है कि यहाँ पे इन्हें भाषा के आधार पे हम बने इन्हें भगा दो। हालांकि अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बस मैं एक एग्जाम्पल समझा रही थी आपको। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि ये तो हमारी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। और जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। और भारत के जो भी लोकतांत्रिक होने का एक बृहत्तर अर्थ है, लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली है। तो आगे के दिनों में अब हमें किसी तरह से लड़ लुड़ के जो भी था शांति आई। और अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि अब अच्छे तरीके से शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कभी झगड़े होते रहते हैं, वो अलग बात है। एक घर में 10-15 बर्तन होते हैं, खटर पटर होता रहता है, ठीक है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम फिलहाल आसानी से रह रहे हैं। अभी इसमें कुछ आर्टिकल्स रखे गए, हमारा संविधान जो है जैसे भाग एक हमारा कहता है, भाग 1 के तहत 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं। यहाँ पे ये कहता है भाग 1 भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ इन द सेंस कि यहाँ पे राज्यों से मिलके पूरा एक हमारा देश बना हुआ है, ठीक है। घर कैसे बनता है, जब घर में लोग होते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मिल के घर बनता है, वरना वो तो मिट्टी का एक मकान खड़ा हुआ घर नहीं उसे आप कहते हो। जब तक वहाँ पे हमारी आपसी मेल नहीं होती है, वहाँ पे रहने वाला कोई नहीं होता, वो कुछ नहीं, मिट्टी कंकड़ का बना एक इमारत है। घर आप उसे कहते हो जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे आपसी सद्भाव रहता, अच्छे तरीके से सब मिलजुल के रहते। इसी तरीके से भारत भी बना, तो ऐसे ही नहीं बन गया कि हमने कह दिया ये भारत है, बस भारत देख लिया और ये भारत हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। फिर उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 2, जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से 2, 3, 4 इनमें डिवाइड किया गया है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, राज्यों का नाम कैसे बदला जाएगा, यदि दूसरे क्षेत्र की ज़मीन को हमें अपने में मिलाना है तो किस तरीके से मिला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि जम्मू कश्मीर वाला सिक्किम जो था वो एक अलग देश था, हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमने उसे अपने पे विलय किया। कुछ बांग्लादेश की जगह थी, जो कि यह की बात करें पाकिस्तान जो पहले था, उसके कुछ इलाकों को हमने अपने में मिलाया, कुछ हमारे इलाके वहाँ पे गए। तो कैसे हम राज्यों का स्थानांतरण या वहाँ को दे सकते हैं या ले सकते हैं, भूमि किस तरीके से या आंतरिक भूमि में किस तरीके से। जैसे अभी तो सिर्फ आंध्र प्रदेश हमने देखा था ना, लेकिन आंध्र प्रदेश में 3 राज्य बन चुके हैं अभी। एक तमिलनाडु है आपका, उसके बाद एक आता है तेलंगाना, ठीक है, जो 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। तो ये और आंध्र प्रदेश तो है ही। तो अब देखिए कि यहाँ से किस तरीके से बन गए। मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश था ना, लेकिन अभी क्या बन चुका है यहाँ पे, ये अभी मैप से बताऊँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये था आपका एमपी, ठीक। एमपी में क्या हुआ कि पहले एमपी था, लेकिन आर्टिकल जो कहता, आर्टिकल 3 आपका कहता है कि हम किस तरीके से राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और उसी आधार पे क्या किया गया, उसमें संशोधन किया गया और भैया इसे क्या कर दिया गया कि छत्तीसगढ़ रूप में 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को इसे बांट दिया गया। अभी आपको ये यूपी पूरा देखने को मिल रहा है। ये यूपी है, पहले ये था यूपी, लेकिन अब क्या है कि यूपी से उत्तराखंड यहाँ पे अलग हो चुका है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार है, सिर्फ पहले बिहार था। बिहार अभी हम कहते हैं बहुत पिछड़ा। क्यों पिछड़ा, क्योंकि जितने भी मिनरल्स वगैरह थे ये झारखंड वाले इलाके में आ गया, झारखंड में डिवाइड हो गया, ठीक।
हालांकि यहाँ पे आंतरिक राज्यों का किस तरीके से सीमा परिवर्तन हो रहा है आप देख रहे हैं। तो ये अब हमारे संसद के पास अधिकार है कि ये राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मेघालय नहीं था, मेघालय के बाद ये तो पश्चिम बंगाल ठीक है था यहाँ पे, और इसके बाद ये असम का पूरा एरिया यहाँ तक आता था। अभी मिजोरम भी नहीं था, लेकिन मेघालय और मिजोरम जैसे दो राज्यों का फिर से उदय होता है, फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद आपका उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ये सौराष्ट्र वाला एरिया है, विदर्भ जिसे आप कहते हो। उसके बाद मैसूर हुआ, गोवा नाम का कोई नहीं था, तो गोवा नाम का जब कोई नहीं था, फिलहाल अभी 1961 तक। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कहीं पे आप नोट कर लीजिए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में विदेशी पुर्तगाली थे जो कि बाद में जाते हैं। तो पूरा भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन ये फिर भी गुलाम रह गए थे। 1961 में पुर्तगाली गोवा छोड़ के जाते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो गोवा को किसी के दहेज वहेज में दिया गया था, ठीक है, देखिएगा आप इतिहास में बताया जाएगा आपको। तो ये 1961 में क्या होता है कि गोवा छोड़ के जाते कौन, पुर्तगाली, यानी कि वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे, पुर्तगाली गए थे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि वो कहाँ पे रह रहे थे, गोवा में रह रहे थे। गोवा कब आज़ाद हुआ आपका, 1961 में गोवा आपका आज़ाद हुआ है। तो ये गोवा एक, और 1961 में ये नया राज्य नहीं बन गया था। अभी ये भी बात सोचने की है कि 1961 में ही ये राज्य नहीं बन गया था, बाद में बना है। तो यहाँ पे एक गोवा भी आपका राज्य बन चुका है, जो पहले मैसूर था, वर्तमान समय में ये क्या है आपका कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ पे केरल है आपका, यहाँ पे मद्रास, ये मद्रास जो वाला एरिया है ना, अभी तमिलनाडु नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ राज्यों का डिवाइडेशन किया गया है। और ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी है, गुजरात है, इसके बाद राजस्थान है, कुछ यहाँ के भी राज्य है, अभी बताती हूँ। ये जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात ही था, पहले भी था, आज भी है। और ये राजस्थान पहले भी था और आज भी है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन पंजाब में भी भैया, इसमें भी पंजाबी बोलने वाले मतलब भड़क चुके थे कि क्या करना है ऐसे वैसे। तो पंजाब और हरियाणा दो राज्य इसमें भी बना दिए गए थे। कौन कौन से, पंजाब और हरियाणा। जो ये इसका हिमाचल प्रदेश का ऐसा कुछ एरिया दिख रहा है ना, कुछ ऐसा इसका वर्तमान समय का जो एरिया आ चुका है हिमाचल प्रदेश का, तो कुछ थोड़ा अच्छे तरीके से आ गया, ठीक है, ऐसे कुछ करके आ गया है। और इसमें पंजाब और हरियाणा में, पंजाब पूरा इधर आ गया, हरियाणा बीच में आ गया, यानी कि हरियाणा अभी लैंडलॉक स्टेट कहलाता है। तो मतलब इसमें कहीं से भी ये कोई पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो इसमें पंजाब और हरियाणा में डिवाइडेशन हो चुका था। और इसमें चंडीगढ़ नाम के जो केंद्र शासित प्रदेश बना है उसका भी उदय हुआ। तो यहाँ पे चंडीगढ़ को, क्योंकि अभी पंजाब और हरियाणा दोनों की ही वो राजधानी भी है, ठीक है, तो थोड़ा इसे आप देखिएगा। आई होप कि आपको ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और ये नहीं आया है तो फिर से आप, मैं बोलूँगी, कमेंट किया करिए, या मतलब आप पूछा करिए, पूछेंगे तो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। आप कन्फ्यूजन थोड़ा सा अपने मन में लाया करिए कि नहीं आ रहा तो गलत बात है भैया, फिर ध्यान से आप पढ़ नहीं रहे, क्योंकि इतना कोई इंटेलिजेंट होता नहीं है कि सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए। और यदि आ रही तो अच्छी बात है, बट फिर भी आ रही है तो फिर भी पूछने की कोशिश किया करिए। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे पास जो है वो इसमें एक एक चैप्टर करके, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था काफ़ी मुश्किल के बाद मिली है। सो एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए।